बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अहम खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से फ़हीम अख्तर, मुल्तान से शेख अरसलान और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मंसूर मुगीरी साहब ने। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी तेल बेचने वाले अब होशियार हो जाएं। जी हाँ, हुकूमत ने ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। पंजाब और सिंध के अजला में क्रैकडाउन होगा। हुकूमत ने ईरानी तेल बेचकर कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने वालों से मुतल्लिक अब प्लान भी तैयार कर लिया है। कौमी खजाने को दरपेश $1 अरब सालाना नुकसान को रोकने के लिए हुकूमत अब मुतहरिक हो चुकी है और हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों को डिजिटलाइज करने के साथ साथ पेट्रोल पंप्स को भी डिजिटल करने का फैसला कर लिया है। मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर से। सबसे पहले तो ये बताएं कि चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कौन से अहम फैसले किए गए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक अहम और बड़ा मामला है और ये बड़ी ख़बर भी है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर मुआशी तौर के ऊपर हम देखें तो 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान इन 3 बड़े चैलेंजेस के अंदर फंसा हुआ है। पहला मामला है टैक्स चोरी का, दूसरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का और बिलखुसूस फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और तीसरा है स्मगलिंग का। इस स्मगलिंग के भी 2 पहलू हैं, एक अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए जो स्मगलिंग की जाती है और दूसरा है ईरान से जो पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में आती हैं, सस्ते दामों वो फ़रोख्त होती हैं और उससे टैक्सेस वसूल नहीं होते तो फिर कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुँचता है। एक तखमीने के मुताबिक $1 अरब सालाना का पाकिस्तान के अंदर नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को होता है इस टैक्स चोरी की मद में, और इससे बहुत सारे क्राइम्स और मसाइल भी पैदा होती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट से मुतालिक कुछ फैसले किए, जिसकी स्टोरी हमने अपने प्रोग्राम में की थी। तो अब चेयरमैन FBR को, जो नए चेयरमैन FBR आए हैं राशिद महमूद नगड़ियाल साहब, उनको ये टास्क सौंपा है कि जो ईरानी तेल पाकिस्तान में स्मगल होता है उसकी रोकथाम के लिए इकदामात किए जाएँ। ठीक, इस मामले के ऊपर चेयरमैन FBR की सरबराही में एक इजलास होता है और इस इजलास में 4 मुख्तलिफ अहम और बड़े फैसले लिए जाते हैं। पहला फैसला ये किया जाता है कि जो ईरानी तेल है उसको रोकने के लिए जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं जो सूबा पंजाब और सिंध में, और बिलखुसूस वो इलाके, वो इज़ला जो कि इंडस रिवर के साथ साथ हैं, उन इज़ला के तमाम पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, इदारों को डिजिटलाइज तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ में अब पेट्रोल पंप्स को भी डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया है और ओगरा को ये कहा गया है क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है इन पेट्रोल पंप्स की वो हो सके। जो तेल फरोख्त हो रहा है, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, वो उसकी मॉनिटरिंग की जाए। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो उनके स्टोर रूम्स हैं, स्टोरेजेस हैं, जहाँ पर वो होते हैं डिस्पेंसर्स वगैरह, उनकी भी मॉनिटरिंग की जाए और तमाम तर चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाए। इसके साथ साथ लोगों को इस सारे प्रोसेस के अंदर, शहरियों को इसमें, सार्फिन को इसमें शामिल करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाने की भी हिदायत की गई है। ये ऑयल कंपनीज एडवाइजरी जो काउंसिल है उसको और ओगरा को ये कहा गया है कि ऐसी एप्लीकेशन तैयार की जाए जिसके अंदर इनकी तमाम स्टोरेज, जो पेट्रोल या ऑयल आता है और फिर वो जो फ़रोख्त होता है, इस हवाले से सार्फिन को भी मालूमात मिलें और कहीं से भी अगर तमाम डिटेल्स इसके अंदर शामिल की जाएंगी, कहीं पे कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, जी बिल्कुल तमाम तर कैपेसिटी से मुतालिक जो भी मामलात हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कहीं पे कोई निशानदही अवाम की तरफ से या सार्फिन की तरफ से होती है तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा जो क्रैकडाउन है, ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन है, उसका भी फैसला कर लिया गया है और मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि जो डीलर्स फरोख्त कर रहे हैं पेट्रोल पंप्स मालकान को, उनकी मॉनिटरिंग करें और कहीं से भी अगर तेल मिलता है उसको ना सिर्फ पहले जब्त होता था, अब जब्तगी के साथ साथ उनके ऊपर जो कस्टम्स एक्ट है या कानून है उसके तहत मुकदमात भी बनाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन को कहा गया है कि इस हवाले से सख्त किस्म की जो कानून साजी है वो की जाएगी और जल्द पेट्रोलियम डिवीजन इस हवाले से अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके ये पेश करेगा। इसके अलावा जो
जिन पेट्रोलियम कंपनीज के पेट्रोल पंप्स तो ज़्यादा हैं जिनके पास रजिस्टर्ड या लाइसेंस होल्डर्स हैं, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल कम फ़रोख्त हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ पर स्मगल्ड जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। तो उसका भी तमाम तर जो डेटा है, जो मामलात हैं, वो उनसे तलब कर लिए गए हैं कि वो डेटा फराहम करें कि आपका शेयर कितना है, फ़रोख्त आप कितना कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से रिफाइनरी से आपको तेल मिल रहा है और कहाँ से नहीं मिल रहा। उस तमाम तर चीज़ों को जो है वो अब कैटर करने की कोशिश की जा रही है, और ये 4 से 5 बड़े और अहम जो स्टेप्स हैं वो लिए हैं वफाकी हुकूमत लेने जा रही है। अगर इसके अलावा अगर हम देखें, थोड़ा सा क्रिटिकली देखें, तो ये तो आप कह सकते हैं कि जो बॉर्डर से तेल आ रहा है और वो फिर फ़रोख्त हो रहा है सिंध और बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के इलाकों में, लेकिन वो जो आ रहा है, जो कनेक्शंस हैं, उसको कैसे कैटर करेंगे? तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जो इक़दामात हैं, पहली दफ़ा इतने बड़े स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, क्या इन स्टेप्स से जो स्मगलिंग है वो रुक पाएगी? जो अरबों डॉलर का पाकिस्तान को सालाना नुकसान हो रहा है, कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है, क्या वो रुक पाएगा? और इसके साथ साथ कुछ मामलात अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारे गैंग्स, बहुत सारी कनेक्शंस भी इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। और अभी भी मैंने वो मिनट्स देखे हैं जो कि इस मीटिंग के हैं, वो जो डॉक्यूमेंट हमने हासिल किया है उसके अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि कितना तेल जो है वो फ़रोख्त होता है, उसका हुजम क्या है, उसकी मालियत क्या है, और कितना फॉरेन डिटेल्स भी आपसे इस हवाले से लेते हैं। ये बताएं कि हुकूमत पेट्रोल पंप्स को तो डिजिटलाइज करने जा ही रही है, लेकिन कह रही है कि दीगर इदारों को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। ज़रा हमारे नाजरीन को डिटेल्स शेयर कर दें कि वो कौन कौन से इदारे और हैं जिनको डिजिटलाइज किया जाएगा। अब देखिए, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, जैसे FBR को डिजिटलाइज किया गया, इसी तरीके से और भी जो बड़े इदारे हैं जो कि अवाम से जिनका बराह रास्त कनेक्शन होता है उनको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल भी होगी और इसका इम्पैक्ट भी बाकी इदारों की निस्बत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये जो डिजिटलाइज किया जा रहा है पेट्रोल पंप्स को, ये बेसिकली वो जो चोरी है, वो जो स्मगलिंग है, उसको रोकने के लिए ये की जा रही है। और इसमें तेल की फ़रोख्त, जो तेल उनके पास जो ख़रीदते हैं, वो उस सब को जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा, उसकी निगरानी करेगा और फिर रियल टाइम में होगा, और इसका जो डेटा होगा वो ओगरा के पास जाएगा। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से ओगरा डिटरमिन करता है, किस तरीके से इसका तरीकाकार इख्तियार करता है, और फिर जो रुकावटें आएंगी क्या उसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा। हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया है तमाम इदारों को डिजिटलाइज करने का, लेकिन हुकूमत को और खास तौर पर अवाम को इस डिजिटलाइजेशन का क्या फायदा पहुंचेगा? अवाम को के बराह रास्त तो अवाम को अगर आप कहें कि ईरानी तेल बनिस्बत जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तेल, वो महंगा होता है, और जैसे ही आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है तो फिर ईरान की तरफ से जो स्मगल्ड तेल आता है तो फिर उसकी कीमत कम हो जाती है। अच्छा। बराह रास्त इसमें अवाम का तो फिलहाल नुकसान होगा, लेकिन अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें कि इसकी वजह से $1 अरब की जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है, टैक्स वसूली के अंदर भी इश्यूज पैदा होते हैं, तो उससे ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को पहुंचेगा, पाकिस्तान की रियासत को पहुंचेगा, हुकूमत को पहुंचेगा। और जो हम IMF या फिर जो दीगर दोस्त ममालिक से कर्जे हासिल करते हैं उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान को नहीं जाना पड़ेगा, और जो एक पाकिस्तान की इंटेग्रिटी मुतासिर भी होती है। $1 अरब के IMF के पैकेज के हसूल के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हमें महंगी भी करना पड़ती हैं, फिर उसके प्रोग्राम के अंदर रहते हुए लोगों को तकलीफ होती है, तो उसमें कमी हो सकती है। तो ये एक ऐसा बर्निंग इशू है फरजाना, जिसके ऊपर बदकिस्मती से माजी में तवज्जो नहीं दी जाती रही, चाहे वो अफगान ट्रांजिट रेट के तहत होने वाली स्मगलिंग हो या ईरान के तहत। हालांकि पेट्रोल की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, एक अहम जरूरत है इस वक्त, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा करप्शन देखने में आती है। अगर ये पैसा गवर्नमेंट के कौमी खजाने में जाए तो हमें उसका बेनिफिट ही होगा हमारी गवर्नमेंट को। बिल्कुल, इसका बेनिफिट ना सिर्फ अवाम को होगा बल्कि ये हुकूमत को भी फ़ायदा मिलेगा और पाकिस्तानी रियासत को भी फ़ायदा मिलेगा। अब अगर हम इस मीटिंग को देखें, इस मीटिंग को अगर क्रिटिकली हम देखें तो इस मीटिंग में तेल आ रहा है ईरान से, पाकिस्तान से, फिर बलूचिस्तान से सिंध और फिर पंजाब पहुंच रहा है। जो पहुंच रहा है उसको रोकने के हवाले से मुझे इस मीटिंग में या फिर इन इक़दामात से कुछ नज़र नहीं आया। ये नहीं बताया जा रहा कि इसका हुजम क्या है, ये नहीं बताया गया कि जो पेमेंट्स ईरान को हो रही हैं वो किस
तरह से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये नहीं बताया गया। फिर ये भी नहीं बताया गया कि इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। इस हवाले से कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है ताकि उसको, उस जो नेट सिस्टम है उस माफिया का, उस तक हाथ डाला जा सके? देखें, फ़िलहाल तो ये कहा जा रहा है कि हम क्रैक डाउन करेंगे, उनके ऊपर जो FIRs होंगी वो कस्टम्स एक्ट के तहत होंगी, उसमें कस्टम्स की जो सज़ाएं हैं वो दी जाएंगी, फिर क्रैकडाउन भी होगा और उसके साथ साथ माल जब्त भी किया जाएगा, फिर मॉनिटरिंग भी सख्त होगी। लेकिन सवाल ये है कि आप पेट्रोल पंप्स तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वो वहां जहां से आ रहा है तेल, आप वहां पर क्यों नहीं रोकते? देखिए, इसके बड़े खौफनाक किस्म के इम्पैक्ट्स हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें आप, बलूचिस्तान में बदअमनी, शरपसंदी है, वहां पर जो दहशतगर्द हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, कहीं ये स्मगलिंग के जरिए तो नहीं हो रहा। तो इन तमाम तर चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल मामलात भी हैं, इसके अंदर कौन सरपरस्त है, उस तरफ ये कमेटी या फिर जो हुकूमत है वो नहीं जा रही। लेकिन चले, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कम से कम एक स्टेप तो लिया जा रहा है। हो सकता है कि अगली मीटिंग्स में या फिर जब इन चीजों को हम हाईलाइट कर रहे हैं तो फिर शायद इस तरफ भी वो सोचना शुरू कर दें। देखा जाए तो इनिशिएटिव लिया गया है, पूरे मुल्क के पेट्रोल पंप्स जो हैं उसे डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो है वो ये है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं क्या एक साथ नए सिस्टम में शामिल होंगे या फिर पंप्स की डिजिटलाइजेशन मरहलावार की जाएगी? किस तरह से होगी इनकी डिजिटलाइजेशन? देखिए, पहले मरहले में क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो ईरानी तेल की है या फिर स्मगलिंग होने वाला जो तेल है उसकी है, वो सिंध और पंजाब के कुछ अजला हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो पहले मरहले में सिंध और पंजाब के वो अजला जो कि दरियाए सिंध के किनारे के साथ साथ वाक़ई हैं, वहाँ के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो ओगरा है वो पहले अपना मैकेनिज्म तैयार करेगा, तरीकाकार बनाएगा कि किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करनी है, किस तरीके से रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है। और फिर जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके साथ भी वो रब्ता किया जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स इतने हैं तो फिर आपकी शेयर इतना बनता है, इतना कम क्यों है, उसका भी डेटा सारा मंगवाया जा रहा है। और फिर जो उनकी स्टोर रूम्स हैं वहां तक भी एक्सेस ये हासिल करेंगे। यानी कि पूरे मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स का रिकॉर्ड जो है वो पहले मुरतब किया जाएगा। कहां पर ऊपर, यानी कि पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स का रिकॉर्ड जो है वो पहले मुरतब किया जाएगा। देखिए, रिकॉर्ड तो मुरतब है। जो ओगरा है उनके पास, ज़ाहिर है ओगरा ही लाइसेंस जारी करता है, जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं उनके जो रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स हैं वो रिकॉर्ड तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स भी तो जगह जगह चल रहे हैं ना फ़हीम? देखें, जगह जगह पेट्रोल पंप्स तो चल रही हैं, लेकिन आप देखें ईरान से अगर तेल आता है तो अगर कोई इस्लामाबाद में या फिर लाहौर की तरफ अगर कोई पेट्रोल पंप की तरफ वो ऑयल जाता है तो वहाँ तक चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर वो जो पाकिस्तान में दस्तियाब जो हुकूमत की तरफ से फराहम करदा पेट्रोल पंप्स के ऊपर तेल की कीमतें हैं वो फिर ज़्यादा हो जाएंगी और ईरानी तेल की कीमत भी उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो उस तरह से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो सिंध और पंजाब के वो इलाके हैं जो दरिया सिंध के साथ वाक़ हैं। तो पहले मरहले में उनको टारगेट किया जा रहा है। फिर जहाँ जहाँ लेस आप कह सकते हैं कि खपत कम है, फिर उन इलाकों या उन पेट्रोल पंप्स तक जाया जाएगा। तो पहले मरहले में जो डिजिटलाइज किया जाएगा इन इलाकों को किया जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत है और जो ईरान के करीब वाक़ हैं और वहाँ पर जो सस्ता पेट्रोल है वो मिल रहा है। बिलखुसूस साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा जो ईरानी तेल है वो स्मगल्ड जो तेल है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो रियासती तेल जो कि फराहम किया जा रहा है रिफाइनरीज की तरफ से उसका रेट ज़्यादा है और ईरान का तेल कम पड़ता है। तो इस चीज़ों को जो है वो टारगेट करके जो पॉलिसी है वो बनाई जा रही है और इसको डिजिटलाइज करने का प्लान किया जा रहा है। ये एक अच्छा स्टेप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो बुनियाद है, जो बेसिक चीज़ है वो जो मैंने आपको बताया है कि कौन हैं ये लोग, कौन सरपरस्ती करता है, कनेक्शंस क्या हैं, फिर हुजम क्या है, किस तरह से रकम बाहर जाती है और कैसे पेट्रोल पाकिस्तान तक पहुंचता है या ऑयल पाकिस्तान तक पहुंचता है। शायद इस तरफ भी हमारी इस निशानदही के बाद चेयरमैन FBR या फिर हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो दे। अच्छा फ़हीम, एक आखिरी सवाल। बात तो यह कि फ़ैसले तो हो जाते हैं लेकिन उन पर अमल ना होने से चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं, तो क्या इन फैसलों पर अमल होता दिखाई दे रहा है अब आपको?
फरजाना, ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ फ़ैसले भी हो जाते हैं, कानून साजी भी हो जाती है, प्लान्स भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया कि एक अच्छा स्टेप है कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं, जो बेसिकली ओरिजिनल चीज़ है, जो बुनियाद है इस सारे मसले की, उस तरफ भी जाना चाहिए। देखिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत भी अरबों डॉलर की जो है वो स्मगलिंग होती है, इस तेल के ज़रिए भी होती है। तो जो 3 बड़े मसाइल हैं उस तरफ तो तवज्जो देने की जरूरत है। स्मगलिंग कवानीन के हवाले से भी कोई तरमीम की जा रही है कि उन स्मगलिंग कवानीन में भी कोई तरमीम की जाए, उनमें बेहतरी लाई जाए? देखें, पेट्रोलियम डिवीजन को इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि जो स्मगलिंग का तेल फ़रोख्त करने वाले हैं, चाहे वो कानूनी हैं या फिर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उनके ऊपर जो FIRs होंगी वो स्मगलिंग एक्ट के तहत होंगी और उसकी सज़ाएं बढ़ाने के लिए भी पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की गई हैं कि इस हवाले से लेजिस्लेशन की जाए और ड्राफ्ट तैयार किया जाए। माजी में ऐसा नहीं होता था, अगर स्मगल्ड तेल मिल जाता था तो उसको जब्त कर लिया जाता था, मजीद कोई कानूनी कार्रवाई सच नहीं होती थी। और यही वजह है कि एक्शन ना होने की वजह से वो कनेक्शन भी एक्सपोज नहीं होते, और एक्शन अगर होता भी है तो वो आई वाश के तौर के ऊपर होता है। लेकिन अब कुछ नज़र आ रही है हुकूमत की संजीदगी। बिल्कुल, हुकूमत इस हवाले से संजीदा दिखाई दे रही है कि गैर कानूनी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी रोकथाम की जाए, उनमें उनके कवानीन में कोई तरमीम लाई जाए। नाज़रीन, असल ज़रूरत जो है उस रूट कॉज को जानना है। स्मगलिंग तो होती है, लेकिन जो असल लोग हैं उस जड़ तक पहुँचना है ताकि उसका सदेबाप किया जाए। अवाम को वक्ती तौर पर तो अपना नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके देर पा फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ना सिर्फ अवाम के लिए बल्कि हमारी हुकूमत के लिए भी। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि साल 2018 के आम इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा किया था। जी हाँ, इंतखाबात में जीतने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत ना होने के बायस साल 2020 में जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया था, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG जनूबी पंजाब इस खित्ते का निज़ाम चला सकेंगे। नाज़रीन, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 4 साल गुजरने के बावजूद ना ही सूबा बना, ना ही सेक्रेटेरिएट मुकम्मल फाल हो सका। मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा मुल्तान अरसलान से। अरसलान, सबसे पहले तो ये बताएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने के पीछे क्या वजूहात थी और आखिर क्यों पंजाब में एक और सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत पेश आई हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया फरजाना। जनूबी पंजाब सूबे की डिमांड तो बहुत पुरानी है। बिल्कुल, अवाम यहाँ इस खित्ते की जो अवाम है वो सियासतदानों से, जो यहाँ के सियासतदान है जनूबी पंजाब से, बेशतर जितने भी सियासतदान जनूबी पंजाब से रहे हैं, वो हमने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, वो सदर भी रहे हैं और बड़े ओहदों पर रहे हैं। तो यहाँ पर खित्ते की अवाम की जानब से जो है वो सूबे की डिमांड रही है। और साल 2018 में, जैसा कि आपने बताया, हर पार्टी ने ये अपने मंशूर में शामिल रखा कि हम सूबा जनूबी पंजाब जो है वो बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो है उनको 2/3 अक्सरियत ना मिली तो उन्होंने उन पर अवामी दबाव आया। उन्होंने कहा चलो हम सूबा तो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाक में जो है वो असम्बलियों में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। तो उन्होंने यही कहा कि हम चलो सूबा तो नहीं बना सकते, हम इस तरह करते हैं कि इसको साउथ पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बनाते हैं। सेक्रेटेरिएट जो है साउथ पंजाब का, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG ये तैनात किए जाएंगे, जो कि अगर ये सूबा बना मुस्तकबिल में तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक किस्म के साउथ पंजाब के CS चीफ सेक्रेटरी ही हैं, और एडिशनल IG उनको IG जनूबी पंजाब भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस हवाले से जो है साल 2020 में जो है वो सेक्रेटेरिएट कायम करने का जो है फैसला किया। अच्छा। और जब ये फैसला किया गया तो उसके बाद उनको थोड़ी से मसाइल दरपेश आए उस हुकूमत को। अच्छा। कि ये किस तरह काम करेंगे, किस तरह इनके फंक्शंस होंगे और किस तरह इनकी मशीनरी जो है वो वर्क करेगी। तो उन्होंने साल 2021 में पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की, जो कि 2011 के जो रूल्स हैं उसमें तरमीम की। उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा जो है वो और एडिशनल IG जनूबी पंजाब का ओहदा क्रिएट किया। और उसके बाद जो है वो सेक्रेटेरिएट जो है मुल्तान का इलाका है मतीतल, वहाँ पर 504 कनाल अराजी उन्होंने मुख्तस की, जिसमें से 50 कनाल जो है वो एडिशनल IG साउथ पंजाब कम्प्लेक्स के लिए मुख्तस की गई उसी में से।
तो 504 कनाल अराजी में से, और ये सेक्रेटेरिएट जो है वो उसकी तामीर शुरू की गई, बाकायदा इफ्तिताह हुआ उस दौर में। और इसमें यह था कि इस प्रोजेक्ट में 3.5 अरब रुपए जो है वो कॉस्ट उसकी ये लगाया, तखमीना लगाया गया, और उसके पैसे जो है वो विड्रॉ भी कर दिए गए। तो जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट है उसको 6 जोन्स में तकसीम किया गया। महकमा आईडैप जो है वो सरकारी महकमा है, वो इसको लुक आफ्टर कर रहा है, इसकी तामीर कर रहा है। और जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट है उसके 6 जोन हैं, उसमें से अभी सिर्फ एक ही जोन तामीर हो सका है। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो बड़े जोरों शोर के साथ जनूबी पंजाब का जो है वो नारा लेके आई थी, उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं इसको सेक्रेटेरिएट को तामीर कर सके, क्यों नहीं बनाया? इसमें ज़ाहिर है इनकी पंजाब में भी 2/3 अक्सरियत नहीं थी और वफाक में भी नहीं थी, इस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामने आया। और इसके बाद अब जो है सूरत हाल ये है कि अब भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुल्तान की क़यादत है, गिलानी ख़ानदान जो हैं, जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं चेयरमैन सेनेट, और उनके जो बेटे हैं, जो तीनों बेटे जो हैं वो भी असम्बलियों में हैं, वो भी अवानों में हैं, उनका भी अभी अवाम को यही कहना है कि हम जो है जनूबी पंजाब की जो सेक्रेटेरिएट है उसको फाल करेंगे, हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी इख्तियारात दिलवाएंगे और एडिशनल आईजी साउथ पंजाब को भी इख्तियारात दिलवाएंगे। मैं फरजाना इसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि जब ये सेक्रेटेरिएट बना और सेक्रेटेरिएट कायम किया तो आर्जी तौर पर सर्किट हाउस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कमरा दिया, जो अभी भी वहीं पर बैठे हैं ये। और जो एडिशनल आईजी साउथ पंजाब हैं वो डॉल्फिन की इमारत है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और उनका स्टाफ सारा वहीं पर वर्क कर रहा है। सेक्रेटेरिएट का तामीरी काम कितना हो चुका है और कितना बाकी है? जी, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर हम इंशाल्लाह ये 6 जो जोन है मुकम्मल कर लेंगे। ये अब दिसंबर में भी 3 से 4 माह रह चुके हैं, तो लगता तो नहीं है हमें, लेकिन उनका तो यही कहना है कि ये दिसंबर के एंड तक जो है ये 6 जोन मुकम्मल हो जाएंगे और हमारी कंप्लीट मशीनरी यहाँ बैठ जाएगी। पंजाब हुकूमत के 42 महकमे हैं कुल टोटल, उसमें से 17 महकमे जो हैं वो साउथ पंजाब को दिए गए हैं कि साउथ पंजाब के जो 42 में से 17 महकमों के सेक्रेटरी यहाँ बैठा करेंगे। सेक्रेटेरिएट की तामीर किस महकमे को सौंपी गई थी? क्या वो महकमा इसका जिम्मेदार नहीं है? जी, आईडैप ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है पंजाब की, ये इसका एब्रीविएशन है आईडैप का। तो ये स्पेशल महकमा है, ये जो मज़ीद तामीरात भी करता है दूसरी इमारतों की भी, तो ये इसको दिया गया है। और ये जो है अब तक जो अंदर की बात हमें सेक्रेटेरिएट के अफसरान भी जो हैं वो भी बताते हैं कि जो आईडैप है महकमा वो हमारे अंडर नहीं है। अच्छा। वो अंडर है इस वक्त डायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट के, उनका जो चीफ है वो लाहौर बैठा हुआ है, तो हम उनको जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते, उनकी मर्जी है, वो जिस स्पीड से वो काम करेंगे इट्स अपॉन देम, वो उसके जो हैं वो मालिक हैं, वो अपनी मर्जी से वो काम करते हैं, हमारी किसी बात को वो नहीं मानते। और जिस तरह वो फंड्स ड्रॉ होते हैं, अब जैसे कि इस मंसूबे ने साल 2023 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अब आप देखेंगे 2024 भी खत्म होने वाला है, तो इसमें 70 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है तखमीने में। अब मजीद 70 करोड़ रुपए चाहिए इसको मुकम्मल करने के लिए। और महकमा आईडैप जो है वो आपका कहना भी दुरुस्त है कि बादू नज़र में वही जिम्मेदार नज़र आ रहा है इसकी डिले में। तो ताखीर के जिम्मेदारान का तयन किया है क्या? उनका बाकायदा तौर पर आईडैप का ही कहा गया है? जी, आईडैप क्योंकि इसको बना रहा है और इनके पास फंड्स की भी कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि फंड्स नहीं है, फंड्स भी हैं इनके पास। बेसिकली साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से अगर बात की जाए तो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट तो जो उसका जोन 1 मुकम्मल हुआ है, वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस तो कायम हो गया और वहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो अभी बैरून मुल्क दौरे पे गए हैं वो वापस आएंगे और वहीं बैठेंगे। और जो हम बात करें इसकी तामीर से हट के अगर बात करें तो हम इख्तियारात की बात करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब सिर्फ और सिर्फ साउथ पंजाब की आवाम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, मनसूबा बंदी कर सकते हैं, और अगर कुछ उन्होंने नया करना है, कोई अवाम की फलाह के लिए कोई काम करना है, तो उसकी वो प्लानिंग करके वो भेजेंगे लाहौर चीफ सेक्रेटरी को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इजाज़त लेंगे। उधर से इजाज़त होगी तो ये करेंगे।
हमने तो साल 2022 में ये भी देखा कि एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने अफसरान के तबादले भी किए थे, वो भी इख्तियारात इनसे ले लिए गए हैं। और ये अब डायरेक्ट इस वक्त लाहौर के मातहत हैं और ये जो है अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा प्लान बना के प्रोजेक्ट बना के ताखीर के बाद अब क्या लगता है कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा फिर? जी ये इसमें जो सिविल वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। और बाकी जो उसका फिनिशिंग है, फिनिशिंग में तकरीबन 1 साल, कम से कम 1 साल तो लगेगा इसको, लेकिन क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो उनका कहना है कि ये इसी साल दिसंबर के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा, उनका तो ये कहना है, लेकिन लग ये रहा है कि ये इस तरह मुकम्मल नहीं होगा, इसको भी 1 साल लगेगा मुकम्मल होने में। हम आपको एक और मज़ीद बात बताएं। अच्छा। कि बहावलपुर में जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो साउथ पंजाब को सेक्रेटरीज दिए इन्होंने 17 महकमों के सेक्रेटरीज, उसमें से 8 सेक्रेटरी जो हैं वो मुल्तान में बैठेंगे और 9 सेक्रेटरीज बहावलपुर बैठेंगे। भावलपुर में सेक्रेटरीट कायम होना था, वो नहीं हो सका। भावलपुर में एक ईंट भी नहीं लगी। भावलपुर के जो सेक्रेटरीज हैं वो सर्किट हाउस में बैठे हैं भावलपुर के। इसी तरह मुल्तान में जो साउथ पंजाब सेक्रेटरीट, तो चलो उसका एक जोन तो मुकम्मल हो गया है और उसकी इमारत भी बन रही है, लेकिन भावलपुर में जो है वो ये एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकी और वहाँ पर तो जगह भी जो है वो मुख्तस नहीं की गई थी। और जो इसके जंगलात, महकमा जंगलात हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, महकमा लाइफ स्टॉक, इनके जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो इस वक्त सर्किट हाउस में ही हैं। और वो जैसा कि मैंने बताया कि उनको जो इख्तियार, बिल्कुल अरसलान आपने जिक्र किया था कि ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो बनाया जाएगा, कुछ महकमे जो हैं वो इसके अंडर आएंगे। ये कितने और कौन कौन से महकमे होंगे जो इसके अंडर काम करेंगे? ये सेक्रेटरीट, साउथ पंजाब का सेक्रेटरीट मुकम्मल तो हो जाएगा, चाहे 1 साल में हो चाहे 2 साल में हो, लेकिन इस वक्त भी 17 महकमे जो हैं वो साउथ पंजाब के पास हैं। साउथ पंजाब जो है वो हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 42 महकमे हैं, उनमें से 17 महकमे उनके सेक्रेटरीज यहाँ बैठे हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का भी मेंबर बोर्ड है, वो भी यहाँ हैं, महकमा लाइफ स्टॉक के भी हैं, फिशरीज के भी हैं, महकमा स्पेशल एजुकेशन के भी हैं, हेल्थ के भी हैं। तो ये सेक्रेटरीज यहाँ बैठे हैं। CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, PND तो ख़त्म हो चुका है, PND के भी सेक्रेटरी थे पहले, उसको कन्वर्ट कर दिया होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ बैठेंगे। तो ये महकमे हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करते हैं लाहौर को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। ये अरसलान, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फाल हो जाता है, मुकम्मल काम करने लगता है, तो कितना बेनिफिट होगा इसका? जी, इसका बहुत बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट इस तरह होगा कि अवाम को जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए लाहौर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वो एडिशनल जो हमारा साउथ पंजाब सेक्रेटरीट अगर यहाँ बन गया, कायम हो गया और इख्तियारात भी मिल गए सेक्रेटरीज को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल IG को, तो यहीं पे अवाम के जो है वो मसाइल हल होंगे। अगर तो ये सूबा बन जाता तो यहाँ पर बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन होता, बिल्कुल, फिर तो हर तरह से फैसिलिटेट होगा ना। लेकिन चूंकि वो तो नहीं, वो हमें नजर आ रहा, तो साउथ पंजाब सेक्रेटरीट बनने से भी अवाम का काफ़ी फ़ायदा होना है। ठीक है अरसलान, फिलहाल की बात करें तो सेक्रेटेरिएट का जो महकमा है वो कैसे और कहां इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है? जी, सेक्रेटरीट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के अंडर है। इसके जो सेक्रेटरीट के जो बाकी अफसर हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब को रिपोर्ट कर रहे हैं और साउथ पंजाब में जो तैनात होते हैं, अभी ये DC मुल्तान थे राना रिजवान कदीर, उनका तबादला हुआ, वो भी स्पेशल सेक्रेटरी यहाँ पे उनकी तैनाती होगी है। अच्छा। और इसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, वो डायरेक्टली रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब को कर रहे हैं और अपने जो हैं वो जो डे टू डे अफेयर्स हैं इस खित्ते के लिए वो अमूर सर अंजाम दे रहे हैं उसकी। बिल्कुल नाज़रीन, देखा जाए तो मुस्तकिल इक़दाम के लिए मंसूबा बनाया जाता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए फिर वक्ती इक़दाम किए जाते हैं। ये वक्ती इक़दाम कब तक किए जाएंगे? क्यों ये मंसूबे ताख़ीर का शिकार होते हैं? क्यों जो है तमाम जिम्मेदारान डंग टपाव वाला काम करते हैं? अगर ये काम ना किया जाए, वक्त के ऊपर ये मंसूबे मुकम्मल हों, तो आवाम का भी फ़ायदा है और हुकूमत का भी फ़ायदा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वक्त नाज़रीन बात करेंगे सिंध की। तो सिंध की ज़मीनों को जरखेज़ करके सूबे में मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने वाले इदारे महकमा आपाशी, जो अंग्रेज़ हुक्मरानों का मुल्क के लिए तोहफा था, इस महकमा आपाशी में 15 सालों में 1500 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च हो चुकी है। लेकिन सूबे के काश्तकारों की किस्मत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकी है। पानी की कमी का बहरान ताहाल बरकरार है। आबादकार काश्तकार परेशान हैं, लेकिन महकमा आपाशी के मुलाजमीन के मामलात जो हैं ये चलाने वाले अरबपति बन चुके हैं। और बरसात के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए 12 साल पहले स्मॉल डैम्स के नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें ज़िला जामशोरो, कराची, ठट्ठा और दीगर अजला में छोटे छोटे डैम्स बनाने थे। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे डैम्स नाकाम और नाकारा बन गए हैं। इस स्टोरी पर बात करते हैं 92 न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ के इंचार्ज मंसूर मुगीरी से। मंसूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि महकमा आपाशी सालाना 50 अरब रुपए कहाँ खर्च करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेज़ों की तरफ से ये समझो कि इस मुल्क के लोगों के लिए, सूबे के लोगों के लिए एक तोहफा था। बिल्कुल, यकीन माने हमारे बड़े हम जो है ना उसके एहसानमंद हैं कि उन्होंने जिस तरह का शानदार निज़ाम इरिगेशन का हमें दिया, वरना ये मुमकिन ही नहीं था। अगर वो ना बनाते तो हमारे जो हुक्मरान है इनसे तो हम इतनी तवक्को नहीं कर पाते हैं कि वो इतना बना सकते। उस दौर में, जिस दौर में ना टेक्नोलॉजी थी ना वसाइल थे, उसके बावजूद सूबे में उन्होंने 3 कैनाल, साढ़े 3 बैराजेस, 14 कैनाल, 1600 डिस्ट्रीज माइनर ब्रांचेस बनाए और 45,000 वाटर कोर्सेस का उन्होंने जाल बिछाया। वो तो बेचारे चले गए जिस तरह उन्होंने निज़ाम बना के दिया, लेकिन उसके निज़ाम को इतने बहुत बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद मेंटेन नहीं कर पाते। हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि सखर बैराज का बैराज का जो है दरवाज़ा टूट जाता है और वो दरवाज़ा बह गया। उसकी मरम्मत में पता नहीं कहाँ से लोग इन्होंने अरेंज करके किस तरह की मरम्मत की, ये आगे चल के हम बताएंगे। ठीक। लेकिन 40-50 अरब सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर हर साल में रखते आ रहे हैं, 15-16 सालों में, और यही पैसे खर्च भी हो जाते हैं। और साथ में उन्होंने फिर जो है एक और चालाकी की, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। लाइनिंग ऑफ कैनाल के नाम पे 30, 40, 50, 60 अरब रुपए तक सालाना रखते आए। अच्छा। क्योंकि उसको इरिगेशन में शामिल इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इरिगेशन का जो वो बजट का साइज है वो बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा ये तनकीद होगी, लोगों की नजरें आएंगी कि 100 अरब रुपए कैसे और कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो फिर उन्हें बड़े महारत से लाइनिंग ऑफ कैनाल के नाम से अलग कर दिया। तो लाइनिंग ऑफ कैनाल पे मैं किसी और प्रोग्राम में बिल्कुल बता दूंगा कि क्या हुआ है। लेकिन अभी आते हैं कि लाइनिंग ऑफ कैनाल पर कितनी रकम खर्च हो रही है मुगीरी साहब? प्रोग्राम पे वो 40-50 अरब सालाना जो है उस पर खर्च हो रहे हैं। उसके अलग में डिटेल ले आऊंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में। अभी हम आते हैं इरिगेशन के सालाना तरकीब, जो इरिगेशन के लिए इन्होंने हर साल में रखा है। तो 30, 40, 50, 60 अरब रुपए तक भी ये गए हैं सालाना तरकीब। उसमें से एक कंपोनेंट है स्मॉल जितने डैम। पैसे महकमा आपाशी पर खर्च हुए हैं, इससे तो पूरे दरियाए सिंध की जो है वो लाइनिंग हो जाती है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अगर ये बताऊं कि 15-16 सालों में कोई 1500 अरब खर्च हुए इरिगेशन पे। कितने? 1500 अरब। उसमें 11-1200 11-1200 अरब सिंध गवर्नमेंट ने लगाए हैं और बाकी 300-400 अरब रुपए जो है फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और जो फॉरेन फंडेड है वो प्रोजेक्ट उस पर लगे हैं। तो 1500 अरब बहुत बड़ी रकम है, आप सही कह रही हैं। ये अगर पूरी रकम खर्च हो जाती तो दरिया के दूसरे दोनों किनारों और उनका जो पेट है उसकी लाइनिंग हो जाती, दरिया पूरा पक्का हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से कि वो नहीं हो पाया। लेकिन जो स्मॉल डैम्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि स्मॉल डैम्स प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि बरसात की वजह से जो पानी आ रहा है मुख्तलिफ पहाड़ों से, उनके पानी को सेव किया जाए, उनको स्टोर किया जाए ताकि उससे मजीद आबादी की जाए। तो ये 2009-10 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2014-15 में मुझे याद है कि कायम अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे पता चला है कि 40-50 अरब रुपए के घपला हुआ है इस प्रोजेक्ट में। और मैंने एंटी करप्शन को इंक्वायरी दी है 2014-15 और आज 2024 है। वो एंटी करप्शन की इंक्वायरी कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है कोई नहीं जानता। पूछते हैं, कहते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, हमें पता नहीं है।
ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब हुआ क्या है, हम तो रकम जब 1 अरब भी कहते हैं ना, तो 1 अरब कहने से ही हमारा मुंह भर जाता है। तो 1500 अरब ये इतनी बड़ी रकम है, इसके मुसरफ पर कोई निगरानी का निजाम नहीं है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च हो गई, कहाँ लगाई गई भाई। 1500 अरब का मतलब है 15,000 करोड़। बिल्कुल 15,000 करोड़ कहने में आसान है, लेकिन नहीं कहने में भी मुंह भर जाता है। ये यहाँ कम अफसरान और उनके हवालियों में ज़्यादा खर्च हो गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, जो सिटिंग सेक्रेटरी है इरिगेशन के, कुछ 1-2 साल पहले उनके घर की वीडियो वायरल हुई। वो घर नहीं था, महल था, महल। आप समझ सकते हैं 19-20 ग्रेड के अफसर ने कितने अरब लगा के वो घर बनाया होगा, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी इत्तलात में ये बात भी सामने आई है, इतनी करप्शन सामने आने के बावजूद भी एंटी करप्शन को तहकीकात के लिए रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो ये इतने ताकतवर लोग हैं, इनकी पहुंच इतनी दूर तक है कि एंटी करप्शन को एक फ़ोन आ जाएगा, क्या करेंगे। देखिए, आपने सूबे में करप्शन को रोकने के लिए ये इदारा बनाया है ना, इसकी क्रेडिबिलिटी पे कितने सालों से उंगलियां उठ रहे हैं। तो आप इनको आज़ाद छोड़ दें ना, इंडिपेंडेंट कर दें, ताकि वो काम करके दिखाएं। अब एंटी करप्शन वालों को इतना स्पेस है कि वो क्लर्क को पकड़ते हैं, किसी छोटे मुख्तियारकार को पकड़ते हैं। मुख्तियारकार भी तो बड़ी चीज़ हो गया आजकल। कोई पटवारी को पकड़ते हैं, और इस तरह के छोटे मोटे कोई एजुकेशन अफसर पकड़ते हैं जिसके इतने कांटे नहीं होते हैं। तो मुझे कोई बड़ा नाम दिखाई नहीं देता। वो नफसरान की ऐशो-आराम, उनका लाइफस्टाइल क्यों दिखाई नहीं देता? क्या उनकी तनख्वाहें इतनी है कि वो अरबों के अंदर जो है वो अपने अखराजात करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें ना कि 17 से लेकर 20 ग्रेड तक क्या तनख्वाह होगी। 17 में जो सीनियर होगा 1,00,000 लाख होगा, जो इंजीनियर है 18 ग्रेड की, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो 1.5 लाख तनख्वाह वाला इंजीनियर जो है करोड़ों के घर में है। उसके डिफेंस कराची में, हैदराबाद में, ऐसे ही है। अपने गांव में बड़े बड़े बंगले हैं, महलनुमा बंगले। जैसे मैंने बताया ना, सेक्रेटरी साहब ने नौशेरो फेरोज में एक छोटा सा गांव में महल बनाया है, कोई 1.5-2 अरब रुपए का। उस पर सबसे पहले तफ्तीश होनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आए। जब नौकरी में वो आया था तो उसके पास कितने पैसे थे, एसेट कितने डिक्लेयर किए थे, अब कहाँ से आए। यहाँ से आप शुरू नहीं करते। जहाँ से बीमारी है, बीमारी को आप जड़ से पकड़ते नहीं, बीमारी के ऊपर आप जो है ना वो ग्रीसिंग कर देते हैं या बटिंग कर देते हैं, तो कहाँ से पता लगेगा। बिल्कुल, हमने नाम करना होता है। ये देखें जी, हमने छोटा मोटा बंदा पकड़ लिया है, हमने ये तहकीकात की और कार्रवाई भी हो गई है, उस बेचारे को नौकरी से निकाल देते हैं जिसका कोई लेना देना भी नहीं होता। देखिए, मैं कहता हूँ खुदा करे, अल्लाह करे कि इनको होश आए, कि ये इनको कहें, अफसरान को, सबको कह दें कि भाई बहुत हो गया, आप लोगों ने इतना खाया, यहाँ तक भर गए, अब बस करो, खुदा के वास्ते बस करो, कुछ मुल्क का भी बन लेने हमें दे दो। 15-16 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, जिस मकसद के लिए महकमा बनाया, जिस मकसद के लिए आप बजट दे रहे हैं, बजट भी दे रहे हैं और ये खा रहे हैं, बदनामी किसकी हो रही है? सरकार की और पार्टी की। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बदनाम तो फिर एट द एंड गवर्नमेंट होती है। उनको अब नोटिस लेना चाहिए। ऐसा ही है, मजे तो बहुत ज़्यादा अफसरान कर रहे हैं, उनकी जो हवारी हैं वो कर रहे हैं। बदनामी गवर्नमेंट की, बदनामी पार्टी की, ये दोनों बदनामियाँ बहुत ख़राब हैं। इनसे अब इनको छुटकारा लेना चाहिए, इनको ओपन मैसेज देना चाहिए कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, अब हमें काम चाहिए। मुगेरी साहब, एंटी करप्शन को तो रोक दिया गया है, अब तहकीकात करेगा कौन? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मुझे खौफ ये भी है, हो सकता है कि FIA के ऊपर से भी FIA को कहा ना जाए कि भाई इतने तक काम करना, इतना ज़्यादा नहीं करना। अगर क्योंकि नजम मिजाज जैसा अफसर तो अभी सिंध में है भी नहीं जो FIA को लीड करे, या FIA का ऊपर लेवल तक ना। तो मैं बशीर मेमन जैसा DG देख रहा हूँ कि वो किसी के ना सुने। FIA का अपना निज़ाम भी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी FIA, मुझे यकीन है कि एंटी करप्शन से, दीगर इदारों से अच्छा करके देगी। लेकिन नेब को भी चाहिए। इन्होंने बदकिस्मती से नेब के इतने तरामीम लेके आए हैं कि नेब वाले भी खामोश बैठे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, देखा जाए तो किसी भी इदारे की बात करें, किसी भी इक़दाम की बात करें, तो उसकी रूट कॉज को जानने की ज़रूरत है कि आखिर वजह क्या है कि इन तमाम मामलात के बिगड़ने की या करप्शन के सामने आने की। जब तक हम रूट कॉज पर हाथ नहीं डालेंगे, हम इन तमाम मामलात को बेहतर नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।